नमस्कार दोस्तों, पवन सर GS 2020 क्लासेस में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ राजनीति से संबंधित प्रश्नों में चर्चा करते हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव 2019 के विषय में विशेष बातें या कुछ फैक्टों के विषय में चर्चा करेंगे। मुझे लगा कि इस टॉपिक से कुछ नए प्रश्न बने हैं जो 17वीं लोकसभा चुनाव में लागू हुए हैं और उम्मीद है कि आगे ये लागू रहेंगे। तो इसलिए कुछ नए फैक्ट आए हैं समसामयिकी से संबंधित, करंट से संबंधित, तो इनके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 जो है ये 17वां लोकसभा चुनाव था। आप लोगों को हम याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और इसकी शुरुआत भारतीय स्वतंत्रता के बाद, अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद से शुरू हुआ ये पहल, और 1951-52 में पहला लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री को चुना जाता है और राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं ये सब मिल कर के पूरे देश को चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा चुनाव 2019 जो है ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। यह चुनाव 17वीं लोकसभा चुनाव है और 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में संपन्न होगा। तो इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया है। 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया और इसीलिए 25 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग का गठन 1950 में इसी दिन हुआ था। और पहला लोकसभा चुनाव जैसे आपको बताएं 1951-52 में संपन्न हुआ। इस लोकसभा चुनाव के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। हमारे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, ये हमारे संविधान में कुछ विडंबना है कि जो चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए कुछ शर्तें होती हैं, अर्थात योग्यता कुछ रखी जाती है। और ये विडंबना ही कहेंगे कि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा, जो भी चुने जाते हैं उनकी योग्यता, एलिजिबिलिटी नहीं निर्धारित की जाती है। चाहे वो अंगूठा टेक हों, चाहे वो पढ़े लिखे हों, इनमें कोई अंतर नहीं। एक अंगूठा टेक भी चुनाव लड़ सकता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये समानता देखी गई है। देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 5 साल के बाद पुनः उससे पहले ये चुनाव संपन्न हो जाता है और 5 साल पूरे होते हुए ये नए प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं। इनका अगर देखा जाए, जो चुनाव लड़ते हैं उनकी न्यूनतम आयु की बात की जाए तो 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष चुनाव लड़ने वाले की न्यूनतम आयु होती है। लेकिन जो मत देने वाले होते हैं, मतदाता जो होते हैं, उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष
सॉरी उनकी न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होती है। मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है और ये पहले 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन जो है 1989 के तहत ये बदलाव किया गया। 1989 61वें संविधान संशोधन के पहले मत देने वालों की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन बाद में ये देखा गया कि ये सही नहीं है, इसलिए 18 वर्ष कर दी गई। और जो चुनाव लड़ते हैं उनकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष है, लेकिन अधिकतम जब तक वो जीवित हैं तब तक चुनाव लड़ सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा चुनाव लड़ने वालों को निर्धारित नहीं होती है, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे प्रधान के लिए हो, ग्राम प्रधान जो होता है, इन सब के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। जब तक ये जिंदा हैं तब तक चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन न्यूनतम लोकसभा की देखा जाए तो 25 और विधानसभा की जो होती है वो भी 25 होती है। राज्यसभा के लिए 30 होती है। प्रधान के लिए 21 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। जो गांव के प्रधान बनते हैं उनके चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। तो इस प्रकार लेकिन अधिकतम की बात की जाए तो इनमें कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं होती। हाँ, कार्यकाल जो होता है लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का भी 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, प्रधान का 5 वर्ष का होता है। ये आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, इससे कुछ जुड़े हुए पॉइंट, इसलिए अगर लोकसभा का कार्यकाल देखा जाए तो 5 वर्ष होता है। लेकिन एक समय ऐसा था 1976 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में किसी कारणवश 1 वर्ष कार्यकाल और बढ़ा दिया गया था, तो 6 वर्ष कर दिया गया था। तो आप लोग देख रहे हैं कि कभी पूछा जाए प्रश्न कब लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक समय किसी कारणवश वहाँ पर 1 साल कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं आप लोगों को बता दें, सुनील अरोड़ा थे। सुनील अरोड़ा ये निर्वाचन आयुक्त हैं। जब 17वां लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ तो उस समय ये निर्वाचन आयुक्त थे। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 और थे, सुशील चंद्र और अशोक लवासा। इनके विषय में बता दें, 1993 से पहले निर्वाचन आयुक्त सदस्यों की संख्या केवल 1 थी, उसमें केवल निर्वाचन आयुक्त होते थे। लेकिन 93 के बाद चुनाव आयोग ने ये निर्धारित किया कि निर्वाचन आयुक्त 3 होंगे, एक मुख्य होगा और 2 कार्यकारी होंगे। ये तीनों लोग मिल करके चुनाव को संपन्न कराएंगे और उसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो सुनील अरोड़ा जो थे वो 17वीं लोकसभा चुनाव के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, निर्वाचन आयुक्त। और निर्वाचन आयुक्त 2 और थे, सुशील चंद्र और अशोक लवासा। इनका कार्यकाल की बात की जाए तो निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयुक्त कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। और देखा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो अधिकतर 65 वर्ष, 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक ये रह सकते हैं। लेकिन निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो ये 6 वर्ष इनका कार्यकाल या अधिकतम 62 वर्ष तक रह सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि 17वीं लोकसभा चुनाव में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे और जो 2 और थे निर्वाचन आयुक्त वो कौन कौन थे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो
79 अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विषय में बताया गया है। लोकसभा स्पेशली के विषय में बताया गया है। लोकसभा का वर्णन 80 अनुच्छेद में है और राज्यसभा का 81 अनुच्छेद में। निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विषय में बताया गया है। लोकसभा सीटें के विषय में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। लोकसभा सीटें अधिकतम जो है वो 552 होती हैं। और भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक लोकसभा सीट हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। तो कुल भारत में लोकसभा की अधिकतम सीट जो है 552 है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा से ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है समझना। यहाँ पर 530 जो हैं ये लोकसभा के राज्यों से चुने जाते हैं। लोकसभा में राज्यों से जो राज्य हैं, और 20 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जिसमें से 13 जो है अन्य 13 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के अलावा हैं, और 7 जो है वो जम्मू कश्मीर में है। चूँकि जम्मू कश्मीर अभी तक विवादित राज्य था, इसलिए ये 7 सीटों में चुनाव नहीं होता था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 530 और ये 13 केंद्र शासित प्रदेशों में, तो कुल मिलाकर के, और 2 ये मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में। आप लोगों को पता है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन के रूप में, और राज्यसभा में जो है वो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुल 543 सीटों में कुल चुनाव होता है। 543 सीटों में कुल चुनाव होता है। देखिए, अगर ये कहा जाए कि लोकसभा कितने सीटें चुनी जाती हैं, तो कुल चुनाव की बात की जाए तो 530 राज्यों से और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 मनोनीत किए जाते हैं। तो चुनाव जो होता है 543 में होता है, लेकिन जो सीट होती है लोकसभा में कुल 545 होती हैं, और अधिकतम की बात की जाए तो 552 होती हैं। तो इस प्रकार से ये 7 निकाल लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये 7 में चुनाव नहीं होता है। वो जम्मू कश्मीर विशेष राज्य जो था उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए 545 में 543 चुने जाते हैं, 2 मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार 545 हो गए और कुल अधिकतम सीट 552। तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चुनाव कितने में होता है, तो 543 में होता है, और कुल सीटें कितनी होती हैं, 545 होती हैं। अधिकतम सीटों की संख्या क्या होती है, 552 होते हैं। तो इस प्रकार कुछ ये लोकसभा से संबंधित कुछ पॉइंट थे जो आप लोग पढ़े होंगे और समझते होंगे। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जो 17वीं लोकसभा चुनाव में नए परिवर्तन आए हैं, इनके विषय में आप लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए, कुछ 17वीं लोकसभा चुनाव में कुछ नया बदलाव किया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये कभी विवादित रही है, लेकिन फिर भी इसी से ये चुनाव संपन्न हुआ। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में इसके द्वारा कब से चुनाव संपन्न होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो है, प्रथम बार इसका उपयोग भारत में 1982 में हुआ था। 1982 में, वो भी केरल में 50 सीटों का वहाँ पर चुनाव हुआ था। तो वहाँ पर ये सबसे पहले उपयोग किया गया था। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए पूरे देश की बात की जाए तो ये 1995 में गोवा में विस्तार रूप से ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था 1995 में। तो सबसे पहले 1982 में
केरल में केवल 50 सीटों के चुनाव के लिए 50 जगहों पर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाई गई थी। केवल ये ट्राई के लिए था कि ये सफल होगा कि नहीं। और अच्छे से फिर उसके बाद ये गोवा में 1995 में देखा जाए, और उसके बाद फिर तभी गोवा के बाद पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का शुरुआत हो गई। बीच में ये बंद भी हुआ और ऐसे भी बिना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भी वोट देने जा लगे, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुआ। तो देखिए एक चीज़ और है, ये 2019 में जो 17वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसका थीम अगर पूछा जाए तो उसका थीम क्या था, तो थीम था नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, अर्थात एक भी मतदाता छूटने ना पाए। नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड अर्थात एक भी मतदाता छूटने ना पाए, अर्थात सभी लोगों को मत देने का अधिकार है और सभी लोग अपना मत दें, क्योंकि मत देना बहुत महत्वपूर्ण है। वोट देना से ही हमारे देश का भविष्य निर्धारित होता है और हम चुनते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है। यहाँ पर हमारे हाथ में ही कर्ताधर्ताओं को चुना जाता है, अर्थात प्रधानमंत्री हों चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हों, इनका चुनाव हम जनता द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ और नए फैक्ट देखने को मिले हैं, जैसे आई हेल्प एक पहल थी। आई हेल्प पहल ये पहली बार 17वीं लोकसभा चुनाव में संपन्न हुए। ये डिजिटलीकरण के बढ़ावा के लिए, मतदान को डिजिटल बनाने के लिए, क्योंकि आज देखते हैं डिजिटल का ज़्यादा जलवा चल रहा है, हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण है, कंप्यूटरीकृत है। कंप्यूटरीकृत को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल पहली बार 17वीं लोकसभा चुनाव में लाया गया। इसके बाद देखा जाए तो मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहला एक वोटर पार्क भी बनाया गया था। ये पहला वोटर पार्क ये हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया था। यहाँ पर मतदाताओं को विशेष सुविधा थी, किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो मत देने के लिए। तो ये पहल भी, पहला वोटर पार्क कहाँ बनाया गया था? गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। इसके बाद देखा जाए तो एक और फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ओवर टर्न आउट एक ऐप है, ये लॉन्च किया गया 17वीं लोकसभा चुनाव में। इसके माध्यम से रियल टाइम जो मतदाता जैसे हम वोटिंग करने गए तो किस समय हमारी वोटिंग पड़ी, इससे हम जान सकते हैं। तो रियल टाइम जानने के लिए कौन मतदाता किस समय वोटिंग किया है, ये जानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, डिजिटलीकरण के माध्यम से ये जानने के लिए ये ऐप एक बनाया गया था, ओवर टर्न आउट। इसके बाद अगर और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, गौरी सावंत पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत थी। गौरी सावंत महाराष्ट्र से चुनाव राजदूत चुनी गई हैं। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि अगर देखा जाए ट्रांसजेंडर का मतलब ये होता है होमोसेक्स, मतलब सेक्सुअल, अर्थात लैंगिक पूर्ण रूप से ये दोनों लिंग वाले होते हैं, बीच वाले। ये गौरी सावंत थी, ये महाराष्ट्र से चुनी गई हैं। एनजोरी पहल एक और महत्वपूर्ण है, ये असम में दिव्यांग लोगों को मतदान देने में सुलभ बनाने के लिए, मतदान को सुलभ बनाने के लिए दिव्यांग जनों की विशेष व्यवस्था के लिए एनजोरी पहल असम राज्य से शुरू की गई। इस पहल के द्वारा दिव्यांगों को वोटिंग की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जो भी विकलांग हों उनके लिए ये पहल असम से जारी की गई। एक महत्वपूर्ण ऐप और है जो CVIJIL एक ऐप है, मोबाइल ऐप या कंप्यूटर में, ये एक ऐसा ऐप है, इसके माध्यम से मतदान में किसी प्रकार की धांधली या फिर आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए यह ऐप जारी किया गया पहली बार 17वीं लोकसभा चुनाव में। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और वैसे भी जब आचार संहिता लागू हो जाती है
तो ये चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो आज जैसे चुनाव संपन्न होना है तो 24 घंटे पहले से प्रसार चुनाव का प्रचार बंद हो जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए राष्ट्रीय पार्टियां कुल कितनी हैं वर्तमान में, नेशनल पार्टियां कितनी हैं, तो ये भी जानने वाली बात है। प्रारंभ में केवल 2 राष्ट्रीय पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन वर्तमान में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन सी हैं आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय कांग्रेस पार्टी भी एक है, और एक बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी आप लोग जानते होंगे। और इसके बाद देखते हैं कांग्रेस तृणमूल पार्टी, ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी। तो इस प्रकार से देखते हैं कुल 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर की हैं, और भी पार्टियां होती हैं लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर की नहीं होती हैं। जैसे सपा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक विशेष पार्टी है, लेकिन ये अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलता है, जब पूरे देश में कोई पार्टी का चर्चा होती है या फिर वो चुनाव जीतने लगती है, तो वो राष्ट्रीय कुछ उसके पॉइंट होते हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये 17वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ फैक्ट थे, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।